हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास। हम लोग का जो एसएम शुक्ला सीरीज चल रहा था उसका ये अगला वीडियो है। इसमें भी कंपनी खाते अंश, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है, देखना है, सीखना है और जानना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। किस चैप्टर में? कंपनी खाते का। पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले हम लोग जो इसमें वीडियो लेकर के आए थे उसमें कंपनी खाते से संबंधित ही, आपके अंश वाले चैप्टर से संबंधित ही कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जो बचे हुए और क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, पूरी तरह से देखने वाले, सीखने वाले। तो चलिए, क्या होने वाला है आज की क्लास में, कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाला है आपका अकाउंटेंसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें उन क्वेश्चन को ही कवर किया जा रहा है थ्योरी के तौर पर जो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के लिए। आपकी थ्योरी इस पूरे के पूरे सीरीज को पढ़ने के बाद लगभग लगभग 80 to 90% पूरा कवर हो जाएगा। कुछ परसेंट बचेगा जो आप अपने थोड़े से मेहनत के जरिए 100% की तैयारी दे सकते हैं। तो क्या होने वाला है उसको जानने से पहले, पिछले क्लास में हम लोग इसी कंपनी खाते के अंश वाले चैप्टर में कौन 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 से क्वेश्चन को कवर किए थे। तो पिछले वाले हम लोग क्लास में उसमें पढ़े थे कि कंपनी क्या होता है, अपनी उसकी विशेषता क्या, ये हम लोग जाने थे। पिछले वाले क्लास में हम लोग अंश पूंजी क्या होता है और उसके पूरे प्रकार को जाने थे। और उसके साथ साथ पिछले क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर हम लोग पूंजी संचय और संचित पूंजी, इन दोनों में अंतर भी देखे थे, जाने थे। आज की इस क्लास में हम लोग और भी बहुत जरूरी जरूरी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो होगा अंश क्या है, इसके प्रकार। अंशों के बारे में हम लोग जानने वाले कि अंश क्या होता है और उसके सभी प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ आज के इस क्लास में हम लोग अंश में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इन दोनों में जो अंतर है उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, जानेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक छोटे क्वेश्चन के तौर पे आता है न्यूनतम अभिधान क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। न्यूनतम अभिधान एक अलग चीज होता है, अल्प अभिधान एक अलग चीज होता है, अति अभिधान एक अलग चीज होता है। तो ऐसे तो पढ़ना आपको इसमें मेनली पूछा जाता है कि न्यूनतम अभिधान क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी दोनों भी आपको समझा देंगे, क्योंकि बाई चांस वेरी शॉर्ट में आपके ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खासकर बिहार बोर्ड में ज्यादातर ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अल्प अभिधान क्या होता है, अति अभिधान क्या होता है, ठीक है। और यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये है न्यूनतम अभिधान क्या होता है। ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड में वो दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा आज की इस क्लास में। उसके साथ साथ अवशिष्ट याचना क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर अग्रिम याचना क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। मतलब आज के क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ जो है हम लोग ये भी जानेंगे कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, हरण का भी डेफिनेशन जानेंगे। और साथ ही साथ अंशों का जो समर्पण होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी आज की इस क्लास में आप समझने वाले, जानने वाले। तो चलो भाई, समय को ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा क्या, उससे पहले ये चैप्टर कौन सा है? तो ये चैप्टर वही है, कंपनी खाते अंश, जो हमारा पिछले वाले में चैप्टर था, वही सेम चैप्टर है। बस ये लेक्चर 2 में आपको बचे हुए इसके पार्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंश क्या है, इसके प्रकार बताइए। देखिए, इससे पहले वाले दिन आपने जो पढ़ा था वो अंश पूंजी पढ़ा था। कंपनी जो पूंजी प्राप्त करती है अंशों के निर्गमन के जरिए, उस पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। लेकिन अंश क्या है? तो कंपनी की पूंजी को जिन छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है वही प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके प्रकार क्या है, ये सारी की सारी चीजों का आपको देखना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अंश क्या होता है उसका डेफिनेशन। तो देखिए क्या लिखा है कि कंपनी की जो अंश पूंजी होती है ना, वो छोटी से छोटी एक विभाज्य इकाई को अंश कहते हैं। जो कंपनी की अंश पूंजी होती है, उसी अंश पूंजी की जो छोटी छोटी विभाज्य इकाई होता है वो प्रत्येक इकाई क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। ठीक बात। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अंश पूंजी वाली जो कंपनी होती है ना, अंश पूंजी वाली कंपनी की जो पूंजी को एक निश्चित हिस्सों के, ठीक है, एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में बांटा जाता है उन्हें अंश कहते हैं। जो हमारी अंश पूंजी वाली कंपनी है ना बात, वो अंश पूंजी वाली कंपनी की जो टोटल पूंजी होती है वो क्या होता है, एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और वही एक एक हिस्सा अंश कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां बताया गया, जैसे यदि एक कंपनी की पूंजी जो है 1 लाख रुपए है और इसे 100 रुपए वाले 1000 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। क्या है? पूंजी है 1 लाख पूरी कंपनी की, ठीक है, और उसे 100 रुपए वाले हिस्सों में बांटा गया है, तो कितने पूंजी हो जाए, कितना अंश हो जाएगा, टोटल 1000। तो ये 1000 जो हिस्सा है ना, ये एक एक हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। यही बात यहां पर बताया गया है। तो इस प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं, ठीक बात। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार अंश का डेफिनेशन दिया है, लेकिन इस डेफिनेशन से कुछ बातें क्लियर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है। अगर अंश के बारे में पूछेगा फिर भी आपको इसको ये लिखना पड़ेगा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। तो क्या बताया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार बताया गया कि अंश का आशय
कंपनी की अंश पूंजी में एक अंश से है, और इसमें जो है स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। स्टॉक क्या होता है? स्कंद, उसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अंश जो है एक चल संपत्ति है जो इसके अंशधारियों के स्वामित्व का प्रमाण होता है। अंश क्या है? एक चल संपत्ति है। वो क्यों चल संपत्ति? इसलिए क्योंकि वो चलता रहता है, बहता रहता है, हमेशा जो है खरीद बेच होता रहता है, इसलिए। ठीक है, और ये क्या बताता है? ये बताता है अंशधारियों के स्वामित्व का प्रमाण है, यानी अंशधारी कंपनी में अपना स्वामित्व रखते हैं, अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, वो मालिक हैं, इसका ये प्रमाण बताता है। ठीक बात। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? अंश के बारे में। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब बात होता है कि अंशों के प्रकार कितने हैं। तो सार्वजनिक कंपनी द्वारा निर्मित अंशों के प्रकार। सार्वजनिक कंपनी जो होता है वो कितने प्रकार के अंश निर्मित करता है? जनरली हम लोग कंपनी में जो भी चीजें पढ़ते हैं वो ज्यादातर चीजें सार्वजनिक कंपनी के मद्देनजर ही पढ़ते हैं, क्योंकि निजी कंपनी का अपना थोड़ा सा लेन देन, बाकी चीजें थोड़ी सी अलग होती है। तो जब कंपनी बोला जाता है तो दिमाग में तुरंत आपके आ जाने चाहिए किस कंपनी की बात कर रहा है? सार्वजनिक कंपनी की बात कर रहा है। ज्यादातर चीजें इसमें हम लोग सार्वजनिक कंपनी के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए बताता है जब अंशों के प्रकार की बात होगा तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि सार्वजनिक कंपनी के अंशों के प्रकार। ठीक है, तो वो कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार निर्मित अंश दो प्रकार के होते हैं, तथा सीमित दायित्व वाली कंपनी और जो है कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, इन्हें निम्नलिखित दो अंशों को निर्मित करते हैं। यहां पर और होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? क्या बताता है कि आपका सीमित दायित्व वाली कंपनी बोले या फिर सार्वजनिक कंपनी करें, ये दोनों इसी दो प्रकार के अंश निर्मित करती हैं। और वो दो अंश कौन कौन से अंश हैं? तो उसमें जो सबसे पहला अंश है उसका नाम है समता अंश, जिसे हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर, समता अंश। ठीक है, इसे साधारण अंश भी कहते हैं, बात समझे। और दूसरा हमारा जो अंश है उसका क्या नाम है? दूसरा अंश है उसे हम लोग कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, जिसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं, और इसे अधिमान अंश भी कहते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और अधिमान अंश भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे अंश के दो प्रकार हैं। इसमें पहला अंश तो हमारा ये है, ठीक है, पहला अंश हमारा समता अंश है, लेकिन दूसरा अंश हमारा पूर्वाधिकार अंश है। लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहले आप पूर्वाधिकार अंश को पढ़िए, इसलिए क्योंकि जब इसको समझेंगे तभी आप समता अंश को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसका आपको डेफिनेशन बताते हैं कि क्या होता है पूर्वाधिकार अंश। देखो भाई, नाम से ही इसको समझ सकते हैं। पूर्वाधिकार यानी पूर्व मतलब पहले, अधिकार मतलब आपको अधिकार है, राइट है। तो आपको पहले अधिकार होगा किसी चीज का। अच्छा, पहले किससे पहले? दो ही हैं, एक समता है, दूसरा पूर्वाधिकार है। तो जाहिर सी बात है जब पहले की बात होगा वो समता से पहले की बात होगा। तो इसे समता अंश से पहले कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। कैसे अधिकार? तो इसके अधिकार दो प्रकार के अधिकार होते हैं। वो पहला अधिकार होता है आपका कौन सा? लाभांश संबंधी। ठीक है, पहला अधिकार कौन सा हो गया? लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार। बात समझ में आया? पहला हो गया लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार। और दूसरा जो अधिकार होगा वो कैसा होगा? वो पूंजी की वापसी संबंधी पूर्वाधिकार। ठीक है, दूसरा हमारा जो पूर्वाधिकार होगा वो कौन सा होगा? पूंजी की वापसी संबंधी पूर्वाधिकार होगा। तो ये दो प्रकार के इसे पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक बात। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिसके अंशधारियों को प्राथमिकता के आधार पर निम्न अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा? पहला कि निश्चित दर के आधार पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। भाई ये ऐसे आप बोलेंगे तो पूरी बातें क्लियर नहीं होगा। पूर्वाधिकार प्राप्त है तो आपको बताना पड़ेगा कि पहला इनको क्या है कि एक निश्चित दर से इनको जो है लाभांश प्राप्त होगा करने का अधिकार है। लेकिन किससे पहले? पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले लाभांश की प्राप्ति होती है। कैसे? एक निश्चित दर पे। तो पहला ये हुआ लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार का मतलब क्या है? निश्चित दर पर, निश्चित दर के आधार पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, वो भी समता अंश से पहले। ठीक है, वो भी समता अंश से पहले, ताकि ये स्टेटमेंट आपको पूरा अपने आप समझाए, नहीं तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे ये पूर्वाधिकार हो गया। तो पहला बात हो गया। और दूसरा क्या पूर्वाधिकार है? दूसरा पूर्वाधिकार है कि कंपनी के समापन में की दशा में जो पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होगा वो भी पहले प्राप्त होगा। ठीक है, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार किससे? वो भी समता अंश से पहले। तो ये भी आपको जो है, ये दोनों के दोनों आपको अधिकार जो है वो समता अंश से पहले प्राप्त होगा। अच्छा, यहां पे ऐसा बात क्यों नहीं लिखा है कि समता अंश से पहले? ऐसा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऊपर ये दोनों से ऊपर जो बातें हैं वहां पे बता क्या बोला है? प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब होता है पहला। ठीक है, बोल रहा क्या कि पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनके अंशधारी को प्राथमिकता के आधार पर निम्न अधिकार प्राप्त है। यानी जिनको निम्न अधिकार प्राप्त है किसमें? प्राथमिकता में। प्राथमिकता में यानी पहले। किससे पहले? यानी समता अंश से पहले। तो ये अपने आप में ही यहाँ पे समता अंश से पहले की बात बोल दिया, इसीलिए बोला है कि इन्हें जो है लाभांश जो है पहले मिलेगा, और दूसरा पूंजी के समापन पे जो है, मतलब कंपनी के समापन पे जो है पूंजी की वापसी भी इन्हें पहले मिलेगा। अब इसे सरल शब्दों में आप समझिए, ऐसे करके लिखा है, इसके साथ साथ आप सरल शब्दों में समझ भी सकते हैं। और कैसे समझना है तो देखो भाई, इसको इस तरह से आप बोलेंगे, पूर्वाधिकार अंशधारियों से ऐसे अंशधारियों से है, या फिर पूर्वाधिकार अंश से ऐसे अंश हैं जिन अंशों को समता अंश से पहले कुछ विशेष
पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। यह मुख्य दो प्रकार के हैं, ठीक है, यह पूर्वाधिकार दो प्रकार के हैं, डैश देके लिखेंगे। पहला लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार, पहला हेडिंग के तौर पे डाल दीजिएगा लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार। उसमें लिखेंगे इन अंशों को समता अंश को लाभांश देने से पहले एक निश्चित दर पे लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे पूंजी की वापसी संबंधी पूर्वाधिकार। दूसरे इसमें इस हेडिंग में लिखेंगे कि इन अंशों को कंपनी के समापन पर, देखिए जब भी कंपनी समाप्त होगा तो पूंजी लौटाया जाएगा, जैसे साझेदारी समाप्त होता है तो साझेदारों को अंतिम भुगतान होता है, उसी तरह कंपनी के समापन में भी सभी अंशधारियों को उनकी पूंजी की वापसी किया जाएगा। तो दूसरा में आप लिखेंगे पूंजी की वापसी संबंधी पूर्वाधिकार में कि जब कंपनी का समापन होगा तो इन अंशों को समता अंश को भुगतान करने से पहले इनकी पूंजी की वापसी की जाती है, ठीक है। यही लाइन लिखेंगे, आपका पूर्वाधिकार अंश का डेफिनेशन हो जाए समाप्त, ठीक है। तो ये पूर्वाधिकार अंश हो गया। अब बात करते हैं कि समता अंश क्या है, जिसे साधारण अंश भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसका डेफिनेशन यही है कि जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं वही अंश समता अंश, समझे, यही इसका डेफिनेशन है। देख लीजिए क्या लिखा है, लिखा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में समता अंश पूंजी वह है जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, ठीक है, नहीं है, यहां पर नहीं शब्द छूट गया, ठीक है। तो क्या बात हो गया कि समता अंश वह अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। यहां पे पूंजी भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो अपने आप में काम हो जाएगा, समता अंश वह अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, पूंजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इससे तो बातें क्लियर नहीं है, इसलिए हमने पहले पूर्वाधिकार आपको समझाया ताकि पता तो चले पूर्वाधिकार अंश क्या है, तब ना समता अंश के बारे में जानेंगे। तो पूर्वाधिकार अंश क्या है भाई, मतलब समता अंश क्या है, यानी समता अंश के लिए ऐसे बोलेंगे, अर्थात समता अंशधारियों को या समता अंश को, ठीक है, लाभांश पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के पश्चात प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, कंपनी के समापन पर इन अंशों की पूंजी की वापसी भी पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी की वापसी के बाद बचे हुए राशि से की जाती है, यही होता है आपका समतांश, ठीक है। तो यही बताया समतांश पर लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद मिलती है, ठीक बात। और यदि इस बंटवारे के बाद लाभांश नहीं बचता है तो इन्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर इसके बाद इनके लाभांश की दर संचालकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। समता अंशधारी कंपनी के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं, मताधिकार के द्वारा संचालक मंडल चुनते हैं और वार्षिक समान सभा में कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं, उसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं। वस्तुतः समता अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आप खुद भी बताइए दोनों में से कौन से अंश में ज्यादा रिस्क है। एक पे लाभांश मिल रहा है, सबसे पहले मिला, पूंजी की वापसी सबसे पहले, एक में ये सारी चीजें नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिक्योर कौन हुआ ज्यादा, दोनों में रिस्क किसमें ज्यादा है, समता अंश में रिस्क ज्यादा है। तो जो मालिक होता है ना वही एक्चुअल में सबसे बड़ा रिस्क उठाता है। तो ये कंपनी के वास्तविक स्वामी है, वो वास्तविक स्वामी नहीं है, लगा रहे हैं वो भी पूंजी, लेकिन उनमें रिस्क कम है, इसलिए उनको जो है बहुत सी चीजों में अधिकार कम है, इनको अधिकार ज्यादा है, ये मालिक है पूरी तरह से, ठीक बात समझ में आ गया दोनों अंश क्या होते हैं। अब बात होता है अंशों के प्रकार, आपने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ आप जानेंगे पूर्वाधिकार अंश के भी बहुत से प्रकार होते हैं। अब उन प्रकारों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पूर्वाधिकार अंश के प्रकार में बात करें, संचयी पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, संचयी पूर्वाधिकार अंश जिसे हम लोग कम्युलेटिव प्रेफरेंस है, नाम से ही संचय। तो संचय का मतलब क्या है, इनके पास जो है ना लाभांश को संचय करने का अधिकार होगा। मतलब यदि कंपनी किसी वर्ष उचित लाभ नहीं कमा रहा है, अब उचित लाभ नहीं कमाया तो वो लाभ नहीं बांट पाया जितना उसको लाभ देना, तो वो लाभ नहीं दे पा रहा है, तो पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास, जो संचयी पूर्वाधिकार अंश वाले होंगे, उनके पास यह अधिकार होगा क्या, कि यदि कंपनी उचित लाभांश नहीं कमाता है उस समय, तो उस साल का जो भी उनका लाभ होगा वो रिजर्व हो जाएगा, और अगले साल कंपनी जब उचित लाभ कमा रहा है, ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो अगले साल उसे पिछले साल का बचा हुआ लाभ और इस साल का दोनों लाभ इकट्ठा जुड़ करके मिलेगा। तो इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश को संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने लाभांश को संचित कर लेता है, ठीक बात। तो यही लिखा है, इन अंशों पर लाभांश प्रथम अधिकार के साथ ही लाभांश को संचित करने का अधिकार भी होता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विशेष वर्ष में लाभांश का भुगतान न किया जाए तो आगामी वर्षों में समता अंशधारियों को लाभांश देने के पूर्व इस लाभांश का भुगतान होगा, दोनों लाभांश इकट्ठा जोड़ के होगा इनका भुगतान, ठीक है। कंपनी अंतर नियम में स्पष्ट नहीं रहने पर पूर्वाधिकार अंशों को संचयी माना जाता है। अगर कंपनी अंतर नियम में ये बात स्पष्ट नहीं है कि कैसा पूर्वाधिकार अंश है, तो वो संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा, ठीक बात। अगली बात होता है असंचयी पूर्वाधिकार। असंचयी पूर्वाधिकार क्या होगा, जिसके पास ये बात नहीं है, यानी असंचयी पूर्वाधिकार अंश वो होंगे जिसका लाभांश आपको जब लाभ होगा तभी मिलेगा। कोई संचय करके नहीं रखा गया कि अगले बार पूरा दोनों जोड़ के मिलेगा, अगले बार तीनों जोड़ के मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका कोई लाभ संचय नहीं होगा, जिस साल जितना लाभ होगा उसी हिसाब से आपको लाभ मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो बोला कि इन अंशों पर लाभांश संचय नहीं होता। यदि कंपनी लाभांश
की घोषणा ही नहीं करती है तो कालातीत हो जाता है, फलतः बकाया लाभांश के रूप में संचित नहीं होता है। ठीक है, तो इनको जो है बकाया लाभ के रूप में संचित होकर लाभ इकट्ठा नहीं मिलता। ठीक है, अगला बात है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। नाम ही परिवर्तनशील, बदल सकता है। किसमें बदलेगा? पूर्वाधिकार है तो किसमें बदलेगा? समता में। तो जिन पूर्वाधिकार अंशों के पास एक निश्चित अवधि के अंदर अपने आप को समता अंश में बदलने का अधिकार होता है, ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, उन्हीं पूर्वाधिकार अंश को परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, इन अंश के धारकों को अधिकार होता है कि यदि वे चाहें तो एक निश्चित अवधि के अंदर अपने अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित करा ले। साधारण अंश का मतलब होता है समता अंश। ठीक है, और अपरिवर्तनशील क्या होगा? जिसके पास यह अधिकार नहीं है, यानी इन अंशों के धारकों को अपने अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, संचयी वाले में लाभांश संचित हो रहा था, असंचयी में लाभांश संचित का बात नहीं था। परिवर्तन वाले में पूर्वाधिकार को समता में बदलने का अधिकार है, अपरिवर्तन में वो अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सोध्य पूर्वाधिकार। सोध्य का मतलब होता है भुगतान। आपको पता है ना कि अंशों को कंपनी के समापन में उनकी पूंजी लौटाई जाती है, तो पूंजी लौटाने को ही हम लोग शोधन करते हैं। ठीक बात। तो सोध्य पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश हैं जिनके कंपनी अपने जीवन काल में, जनरली पूंजी का समापन, पूंजी का भुगतान कब होता है, पूंजी की वापसी कब होता है? कंपनी के समापन पे। लेकिन सोध्य पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश हैं जिनके पास, समझिए बात, सोध्य पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश हैं जिनके पास यह होता है कि वो उनकी पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में ही करती है। ठीक है, तो जिन पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में ही करती है, उनका भुगतान अपने जीवन काल में ही करती है, उन पूर्वाधिकार अंश को सोध्य पूर्वाधिकार अंश या फिर विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था रहने पर अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में एक निश्चित अवधि के अंदर इन अंशों का शोधन कर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में इस संबंध में प्रावधान है। ठीक बात समझे? तो सोध्य वाला समझ में आ गया, जिनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान कर दिया। असोध्य क्या होगा? जिनका कंपनी अपने समापन पे भुगतान करेगा। असोध्य पूर्वाधिकार सबके तरह कंपनी जब बंद होगा तब इनका पूंजी वापसी होगा। तो यही बात है, इन अंशों का भुगतान कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। इन्हें केवल लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम 2013 ने असोध्य पूर्वाधिकार अंश की व्यवस्था को समाप्त कर दी है। कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से अब असोध्य पूर्वाधिकार अंश नहीं निकाला जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट बात हम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश, इसी को हम लोग भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? भागयुक्त, पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, भागयुक्त भी कहा जाता है। और अतिरिक्त लाभ रहित को क्या कहा जाता है? अभागयुक्त, ये भी कहा जाता है। ठीक, अब ये क्या होता है तो समझिए। अब क्या होता है कि जिन पूर्वाधिकार अंश को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी लाभ लेने का अधिकार होगा, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा, वो भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। ठीक है, तो बोला इन अंशों पर निश्चित दर से लाभांश तो मिलता ही है, साथ ही अतिरिक्त लाभ होने पर भी इन लाभों में हिस्सा मिलता है। अतिरिक्त लाभ का वह भाग है जो विभिन्न प्रकार के अंशों पर लाभांश देने के बाद शेष बचता है। सभी अंशों को लाभांश दे दिया गया, लाभांश देने के बाद भी कंपनी के पास लाभ बच गया, तो उस लाभ में भी जिस पूर्वाधिकार अंश को हिस्सा प्राप्त होता है, उस पूर्वाधिकार अंश को भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश या फिर ये नाम से जानते हैं अतिरिक्त लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, और अभागयुक्त क्या होगा? जिनके पास वो अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी इन अंशों पर अतिरिक्त लाभ में हिस्सा पाने का कोई अधिकार नहीं होता, ये केवल निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते हैं। ये हमारा हो गया अभागयुक्त। ठीक बात, तो ये बात हो गया। अब क्या बता रहा है कि यह उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम, ठीक है, कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में केवल सोध्य पूर्वाधिकार अंश ही निर्गमित किया जा सकता है। ये बात आप जान लीजिएगा, भारत के अंदर केवल सोध्य पूर्वाधिकार अंश ही निर्गमित होता है आज के समय में। ठीक है, सबको बात समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? चलो भाई, तो ये हो गया अंशों के प्रकार। अब अगला हमारा जो है क्वेश्चन है वो क्या है? समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, जिसको हम लोगों ने अभी समझा। उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग भी इन दोनों के बीच में जो है अंतर को देखेंगे कि क्या है। चलो भाई देख लेते हैं। सोध्य पूर्वाधिकार अंश और सॉरी समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इन दोनों के बीच में अंतर। तो आपको पता है ना, अंतर जब भी लिखिए, अगर अंतर का आधार मिल जाता है तो वो जरूर लिखिए। लॉन्ग में या शॉर्ट में आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी अंतर लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लॉन्ग या शॉर्ट में लिखे तो अंतर के आधार के साथ लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इधर हो गया हमारा समतांश के बारे में बात, इधर हो गया पूर्वाधिकार अंश के बारे में। सबसे पहला लाभांश पाने का अधिकार। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद समता अंश को लाभांश दिया जाता है, और इसको समता अंशों पर लाभांश देने के पूर्व पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश दिया जाता है। ठीक बात। अगला लाभांश की दर। समता अंश की लाभांश की दर जो है निश्चित नहीं होती है, इसका निर्णय जो है संचालक मंडल करते हैं, अनिश्चित होता है। जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है।
इसका हर बार लाभांश की दर निश्चित होता है, उसी दर से लाभ मिलता है। फिर परिवर्तनशीलता, समता अंशों के पास जो है परिवर्तनशीलता नहीं है, यानी इन्हें पूर्वाधिकार अंशों में बदला नहीं जा सकता, जबकि पूर्वाधिकार अंश को जो है निम्नलिखित शर्तों के अनुसार समता अंश में बदले जा सकते हैं। कौन से? जब वो परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश होता है तो समता अंश में बदले जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला बात, मत देने का अधिकार किसको है किसको नहीं है? तो समता अंशधारियों को सभी स्थितियों में मत देने का अधिकार है, वो हर कंडीशन में मत देते हैं, वही कंपनी के मेन मालिक हैं, तो वो मत देंगे, वो वोटिंग देंगे, जबकि इनको कुछ विशेष परिस्थितियों में, पूर्वाधिकार अंशधारियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मत देने का अधिकार है, साधारणतः इन्हें मत नहीं देने का अधिकार है, कुछ जगहों पे कुछ विशेष कंडीशन में ये मत दे सकते हैं। अगला, प्रबंध संचालन में भागीदारी, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, इस कारण ये कंपनी के प्रबंध संचालन में सीधे तौर पर भाग लेते हैं भाई, ठीक है। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार एकदम नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्या है, शोधन, कंपनी अपने समता अंशों का पुनः खरीद कर सकती है, एक तरीका बस इसके शोधन का है कि कंपनी चाहे तो अपने ही अंश को मार्केट में जाकर खुद खरीद ले, एक तरीका है, वरना इनका शोधन कब होगा? डायरेक्ट कंपनी के समापन में। और इनका क्या होगा? पूर्वाधिकार अंशों पर निम्नानुसार जो है भुगतान करने की प्रक्रिया है, यानी भुगतान किया जा सकता है जब शोधे पूर्वाधिकार अंश होते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, लाभांश का संचय कौन कर सकता है? समता अंश पर लाभांश प्रतिवर्ष दिया जाता है, इन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं होता है, कोई संचय होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि असंचय पूर्वाधिकार अंश को छोड़कर शेष सभी पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश संचित होता रहता है, क्योंकि वो सारे के सारे कौन से होंगे? संचित पूर्वाधिकार अंश होंगे, संचय वाला हो जाएंगे, तो वो लाभांश की दर को संचय कर लेते हैं। फिर पूंजी की वापसी कब होती है? तो कंपनी के समापन की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान देने के बाद इनका भुगतान किया जाता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कंपनी के समापन की स्थिति में समता अंश को भुगतान देने से पूर्व इसका भुगतान किया जाता है, ठीक है। पूंजी की वापसी ऐसे होती है। प्रीमियम का भुगतान किसमें होता है? यदि कंपनी के द्वारा अंशों की पुनः खरीद होती है तो इन्हें प्रीमियम का लाभ नहीं मिलता है, बाईबैक ऑफ शेयर, दोबारा खरीद के जो उनका शोधन होता है, प्रीमियम यहाँ पे नहीं होता, जबकि यहाँ पे शोधन पे प्रीमियम हो सकता है। शोधे पूर्वाधिकार अंशों की स्थिति में प्रीमियम दिया जा सकता है, शोधन के समय यहाँ पे प्रीमियम हो सकता है। फिर कंपनी में अस्तित्व किसका क्या है? एक कंपनी की स्थापना केवल समता अंशों से हो सकती है, केवल आप समता अंश निकाल करके कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पूर्वाधिकार के साथ नहीं है, ठीक है। एक कंपनी की स्थापना केवल पूर्वाधिकार अंशों के द्वारा नहीं हो सकता है, कंपनी को हमेशा समता अंश चाहिए ही चाहिए, केवल पूर्वाधिकार अंश से कभी भी कंपनी की स्थापना नहीं हो सकता, ठीक बात। तो ये हो गया अंतर। अब इसमें से 10 अंतर है, इसमें से आपको 8 तो कम से कम याद रहना चाहिए, इसके अलावा भी अगर आपके किताब में और कोई अंतर है तो आप उसको भी याद कर लीजिए, लेकिन 8 अंतर तो आपको पता एकदम पक्का तरीके से याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इतना लिखना है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूनतम अभिदान क्या है, ठीक है। चलो भाई, इसको तो समझा जाएगा, न्यूनतम अभिदान क्या था, इसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग जानेंगे ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम आपको 2 बातें और बताते हैं, ठीक है। ये तो आपको जानना ही है, वो आगे आपको थ्योरी में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा हम आपको जो है क्या बोल रहे हैं? अल्प अभिदान और अति अभिदान समझा रहे हैं। अल्प अभिदान, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये क्या होता है? और उसके साथ साथ अति अभिदान, अति अभिदान जिसे क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है? इन दोनों को समझिए। तो देखिए, समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो हमारा कंपनी होता है ना, कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करता है जनता को खरीदने के लिए, ठीक है। कंपनी क्या करता है? जनता को अंश को खरीदने के लिए निर्गमित करता है, तो निर्गमित अंश की संख्या कुछ होती है जितना कंपनी जनता को खरीदने के लिए जो है डालता है मार्केट में कि भाई आओ जनता इसको परचेस कर लो, ठीक है, ये निर्गमित अंश हो गए, बात समझिएगा। इसके बाद जनता अंशों को खरीदने के लिए अपना एप्लीकेशन डालता है, उन्हीं अंशों को सब्सक्राइब्ड शेयर कहते हैं, यानी प्रार्थित अंश कहते हैं, या आवेदित अंश भी कहते हैं, अप्लाइड शेयर भी कहते हैं, बात समझ में आया। तो उसके अलावा जनता अंशों को खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालता है, जिसे हम लोग प्रार्थित अंश या फिर आवेदित अंश कहते हैं, अप्लाइड या फिर सब्सक्राइब, ठीक है, आवेदित अंश कहा जाता है, बात समझ में आया। आवेदित अंश क्या है? निर्गमित अंश क्या है? निर्गमित अंश जनता जितना मार्केट में निकाला, 10,000 अंश निकाला है कि जनता 10,000 अंशों के लिए खरीदेगी, ठीक है। और प्रार्थित अंश क्या है? जनता जितने अंश को लेने के लिए एप्लीकेशन डालती है, कभी कभी ये एप्लीकेशन जितना निर्गमित अंश है उससे ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी उससे कम भी हो जाता है, कभी कभी उसके बराबर भी हो जाता है। तो देखिए, अल्प अभिदान कब होगा? नाम ही है अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन कम होगा, अंडर होगा, यानी जब निर्गमित अंशों की संख्या ज्यादा है ना बात,
जब निर्गमित अंशों की संख्या जब निर्गमित अंशों की संख्या ज्यादा और आपका प्रार्थित अंशों की संख्या कम हो जाए। बात समझे? निर्गमित अंशों की संख्या ज्यादा और प्रार्थित अंशों की संख्या कम हो जाए, इस व्यवस्था में इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अल्प अभिधान कहते हैं। जैसे निर्गमित अंश मान लीजिए 10,000 है, लेकिन जनता ने जो है केवल 8,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन डाला है, तो आपका क्या हुआ? 2,000 से अल्प अभिधान हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गया? अल्प अभिधान। इसी का उल्टा हो जाएगा आपका ये अति अभिधान। इसमें क्या होगा? इसमें निर्गमित अंश जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा। इसमें जो है निर्गमित अंश क्या होगा? वो कम हो जाएगा, और आपका आवेदित या प्रार्थित जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन आने की बात हो रहा है। अल्प अभिधान की बात, और सॉरी अति अभिधान की बात हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कि आपका ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए, आपका निर्गमित अंश कम हो जाए और आवेदित अंश ज्यादा हो जाए। जैसे जनता को खरीदने के लिए कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किया है, और जनता ने कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 के लिए डाल दिया। कंपनी ने जनता के लिए केवल 10,000 अंश जो है मार्केट में निकाला था खरीदने के लिए, लेकिन जनता जो है एप्लीकेशन जो है 15,000 अंशों के लिए डाल दिया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अति अभिधान कहते हैं। 5,000 इसमें क्या है? ओवर सब्सक्राइब शेयर है, ठीक है, इतना 5,000 अंश जो है उसका आवेदन ज्यादा आ गया। ठीक बात। तो ये दोनों कंडीशन है, लेकिन अब बात क्या कर रहा है? अब ये बात कर रहा है कि न्यूनतम अभिधान क्या है, तो ये दूसरा बात होता है। अब इसी चीज को हम लोग को समझना है कि न्यूनतम अभिधान क्या होता है। ये दोनों बातें क्लियर हो गया? न्यूनतम अभिधान क्या होता है इसके बारे में यहां बताएगा। चलो भाई समझ ले कि न्यूनतम अभिधान क्या होता है। वैसे तो यहाँ तक डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ उद्देश्य वगैरह भी बताया, उसको भी समझ लेंगे। तो बताता है पार्षद अंतर नियमों में उल्लिखित व्याख्या के अनुसार न्यूनतम अभिधान का तात्पर्य उस राशि से है जो कि निदेशक मंडल के विचार में कंपनी की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंशों के निर्गमन के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त किया जाए। मतलब जब हमारा कंपनी का निर्माण होता है ना, तो कंपनी के निर्माण में बहुत से खर्चे होते हैं। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रवर्तक होता है वो बहुत से काम कर देता है खुद ही, अपने पैसे से अपना खर्चा करके। अब जो भी खर्च होना है वो कंपनी का खुद की पूंजी से होना चाहिए ना, किसी और की पूंजी से तो होना नहीं चाहिए। तो फिर अब कंपनी जब निर्मित होता है, जब उसका निर्माण होता है, तो उस समय तो अंशों का निर्गमन हुआ नहीं है कि उसको उसके पास पूंजी आ जाए। तो इसी वजह से एक कंपनी को चलाने के लिए शुरुआत के समय कम से कम जितने पूंजी की आवश्यकता है उतनी पूंजी की जो रकम होगी वही क्या होगा? उस पूंजी की रकम को प्राप्त करने के लिए जो आपका अभिधान आना है, जो आपका अंश बेचा जाना है, उस कम से कम एप्लीकेशन को ही क्या कहते हैं? न्यूनतम अभिधान कहते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है क्या कि न्यूनतम अभिधान की राशि उस राशि से है जो निदेशक मंडल के विचार में कंपनी की व्यापारिक आवश्यकताओं को, जो कंपनी का शुरुआत की व्यापारिक आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंशों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त किया जा सके। अंशों के निर्गमन से कम जितनी रकम की आवश्यकता है उतना रकम ही प्राप्त करना क्या है? न्यूनतम अभिधान है। ये हो गया बात, ठीक है। ये पार्षद अंतर नियम का डेफिनेशन हो गया। उद्देश्य क्या है भाई इस रकम को प्राप्त करने का? तो निदेशक मंडल के अनुसार न्यूनतम अभिधान अंशों की वह संख्या है जिस पर अंशधारियों से प्राप्त राशि पर्याप्त हो और निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करती हो। क्या बता रहा है कि निदेशक मंडल इसका जो है गणना करते हैं। निदेशक मंडल ही खुद बताता है कि कम से कम कितना न्यूनतम अभिधान होना चाहिए, उतना ही उनका ही उल्लेख है, ठीक है। और वो किस हिसाब से बताते हैं? वो इस हिसाब से बताते हैं कि एक तो वो राशि जो प्राप्त हो पर्याप्त हो, और कुछ ये उद्देश्य है उनको वो राशि पूरा कर दें। जैसे सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि किसी खरीदी गई संपत्ति या खरीदने योग्य संपत्ति का मूल्य जिसका पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा राशि प्राप्त हो सके। आप संपत्ति, कंपनी चलाने के लिए संपत्ति चाहिए ना, तो संपत्ति का जो भी मूल्य होगा वो उस मूल्य को चुकाने भर का ये पैसा आपको मिल जाए। फिर इसके बाद क्या है? कंपनी के द्वारा दे प्रारंभिक व्यय और अंशों के निर्गमन के संबंध में दे कमीशन। कंपनी का प्रारंभिक व्यय, जो कंपनी का निर्माण, हमने बोला ना कि शुरुआत में कंपनी बहुत से खर्चे करते हैं, वही सारे खर्च प्रारंभिक व्यय होते हैं। दूसरी बात, कंपनी जब अंशों का निर्गमन करते हैं तो निर्गमन में उन्हें कुछ खर्च करना पड़ता है। अंशों का निर्गमन का व्यय जो मेनली कमीशन के तौर पे जाता है, तो वो व्यय वो भी प्रारंभिक व्यय के तरह ही है। तो उन व्ययों को पूरा करने के लिए भी आपको ये पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? फिर अगला है उपयुक्त दोनों कार्यों के लिए कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का भुगतान। इसके अलावा इन दोनों काम के लिए कंपनी पहले से उधार लेकर के रखा है, तो उसे भी चुकाना है ना। उस राशि को चुकाने के लिए भी आपको न्यूनतम अभिधान की राशि कम से कम चाहिए। फिर उसके बाद कार्यशील पूंजी, कंपनी के कार्यशील पूंजी के लिए, कंपनी को अपना डे टू डे जो खर्चे चलाना है, जो कंपनी को आगे लेकर के बढ़ना है एक साल, उस चीजों को करने के लिए भी जो आपको कंपनी में पूंजी की आवश्यकता है, उस पूंजी के लिए भी आपको इसकी जरूरत है।
फिर उसके बाद व्यापार के समान संचालन के लिए अन्य कोई भी व्यय जरूरी है, उन सभी व्ययों के लिए भी आपको न्यूनतम अभिदान की राशि चाहिए। तो ओवरऑल आपको न्यूनतम अभिदान की राशि इन सब कंडीशन की वजह से चाहिए ही चाहिए, है ना बात, उतना आपको मिनिमम चाहिए। अब क्या होता है तो ध्यान रखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार क्या होता है, तो देखिए जनता द्वारा अभिदान के लिए प्रस्तावित कंपनी की किसी भी प्रतिभूति का आवंटन उस समय तक नहीं होगा जब तक उस पर प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम अभिदान ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए, न्यूनतम राशि का अभिदान ना हो जाए। ठीक है, ये भी सही है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक कंपनी अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर देगी जब तक कि उसे जो एप्लीकेशन चाहिए कम से कम उतना एप्लीकेशन मिल ना जाए, जो न्यूनतम अभिदान संचालक मंडल डिसाइड किया है। जैसे मान लीजिए, इसको आप एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 10,000 अंश जो है निर्गमित किया, इशूड शेयर, ठीक है, ये जो है इशूड शेयर है 10,000। अब इसमें जनरली 90% के आसपास न्यूनतम अभिदान होता है, तो इसका 90% कितना होगा, 9,000। तो कम से कम कंपनी के पास अप्लाइड शेयर, यानी सब्सक्राइब या अप्लाइड शेयर बोले, जब तक 9,000 अंशों के लिए कम से कम आवेदन ना हो जाए तब तक कंपनी इन अंशों का आवंटन नहीं कर सकता, अंशधारी इनको नहीं बना सकता। तो न्यूनतम अभिदान यही है। ठीक है, ये बात आपको समझ। अब ये 90% है, संचालक मंडल खुद डिसाइड कर सकता है कि कितना परसेंट होगा, और संचालक मंडल कैसे डिसाइड कर देगा, तो ये सारे उद्देश्य हैं जहां पर न्यूनतम अभिदान की राशि प्रयोग होती है। इन सभी प्रयोगों के लिए जो भी पैसा चाहिए भाई, यहां से देख लीजिए, इन सभी प्रयोगों के लिए, ये उद्देश्य है ना, इन प्रयोगों के लिए और इनके लिए, इन सभी चीजों के लिए जितने रिक्वायरमेंट अमाउंट है उतना अमाउंट के हिसाब से ही वो सोचता है कि हाँ न्यूनतम अभिदान इतनी होनी चाहिए। वो जैसे मिलेगा कंपनी अपना काम चालू कर सकता है, अंशों का आवंटन कर सकता है। ठीक बात। फिर क्या बोला है, प्रत्येक प्रतिभूति के प्रार्थना पत्र पर भुगतान की जाने वाली राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य से 5% या इसके संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित अन्य किसी प्रतिशत से कम नहीं होगी। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन का पैसा है, वो एप्लीकेशन का पैसा अंश के अंकित मूल्य का 5% होगा। जैसे कम से कम 5% होगा, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। और इस संबंध में ना सेबी भी अपना कुछ अगर गाइडलाइन दिया तो उतना आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 100 रुपए का शेयर है तो कम से कम 5 रुपए एप्लीकेशन का होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, या फिर सेबी गाइडलाइन अगर से कुछ है तो उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अगला बात ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या बोलता है, यदि न्यूनतम अभिदान की राशि प्रविवरण के निर्गमन के 30 दिन के अंदर या सेबी द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त नहीं होती है तो प्रार्थना पत्र पर प्राप्त निर्गमन के बंद होने के 15 दिन के अंदर वापस करनी होगी। यदि वह राशि इस अवधि के अंदर वापस नहीं की जाती है तो कंपनी के निदेशक इस राशि पर 15% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और प्रार्थना पत्र की राशि केवल उन बैंक खातों में जमा करके वापस की जाएगी जिनसे अभिदान की राशि भेजी गई थी। ठीक है, अब पूरी बातों को फिर से समझिए। देखिए, एक सेबी गाइडलाइन है 2000, ठीक है, या सेबी मार्गदर्शन 2000। सेबी मार्गदर्शन 2000 के अनुसार, ठीक है, सेबी मार्गदर्शन 2000 के अनुसार, गाइडलाइन नंबर है 2000, उनके अनुसार क्या होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनियों के लिए रखा गया कितना, जो ये नवगठित सार्वजनिक कंपनी होता है ना, यानी नया नया अभी जो सार्वजनिक कंपनी बना है उसी के लिए न्यूनतम अभिदान का जो है प्रक्रिया फॉलो होता है। ठीक है, तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है यानी न्यूनतम अभिदान है वो कितना रखा गया सेबी गाइडलाइन के अनुसार कि भाई आपको मिनिमम, ठीक है, आपको जो है कितना चाहिए, अपने आवेदन का कम से कम 90%, जैसा हमने बताया। तो सेबी गाइडलाइन ही बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए, 90% चाहिए आपके आवेदन का। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर आपको ये 90% पाना रहता है। जो भी आपने निर्गमन जो भी तिथि पे किया उस निर्गमन की तिथि के 60 दिन के अंदर, ठीक है, 60 दिन के अंदर आपको जो है 90% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 60 दिन के अंदर आपको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। यानी अगर कंपनी ने 1 जनवरी को, मान लीजिए 1 जनवरी को अगर कंपनी ने क्या किया है, अंशों का निर्गमन किया है, 1 जनवरी 2025 को मान लेते हैं कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया है, 10,000 अंश निर्गमित किया है, तो उसे कम से कम 9,000 अंशों का एप्लीकेशन 60 दिन के अंदर चाहिए ही चाहिए। ये सेबी गाइडलाइन बोलता है। बाकी इस परसेंट में कमी अधिक भी हो सकता है, संचालक मंडल चुन सकते हैं इस चीज को। हमने बताया ना, फैसला संचालक मंडल भी ले सकते हैं। संचालक मंडल अगर लेते हैं कि उन्हें 90% नहीं जल्दी बल्कि न्यूनतम अभिदान जो है 95% रखना है, उन्हें न्यूनतम अभिदान जो है उससे कम रखना है, तो वो संचालक मंडल का फैसला है। बात समझे, लेकिन सेबी ने अपना गाइडलाइन दिया कि 90% होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए संचालक मंडल भी 90% का रखते हैं, तो उन्हें 9,000 का एप्लीकेशन, 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन उन्हें 60 दिन के भीतर भीतर चाहिए चाहिए।
और जब भी एप्लीकेशन मिलता है तो एप्लीकेशन का एक अमाउंट होता है जो उनको प्राप्त होता है। अब वो अमाउंट प्राप्त कर लिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वो न्यूनतम अभिदान नहीं प्राप्त कर पाए, 9,000 नहीं बिका बल्कि 8,500 शेयर ही केवल अप्लाइड हुआ, या उससे कम हुआ, 9,000 से थोड़ा सा कम हो गया, तो आपने न्यूनतम अभिदान नहीं टच कर पाया ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये गाइडलाइन कहता है, सेबी का मार्गदर्शन है कि भाई आप जो है पूरा पैसा वापस करेंगे, सभी अंशों को आप अंश आवंटित नहीं करेंगे, उस अंशों का पैसा उन्हें लौटा देंगे। और कितने दिन के भीतर लौटाएंगे, 15 दिन के भीतर उन्हें लौटाना होगा। और यदि मान लीजिए 15 दिन के भीतर आप नहीं लौटा पाते हैं तो फिर आप उसी पैसे को 15% ब्याज लगा के लौटाइए, फिर आपको ब्याज लगने लगेगा, आप ब्याज लगा के फिर लौटाएंगे, लेकिन उस पैसे को लौटाएंगे आप अंशों का दोबारा से फिर निर्गमन करने के लिए फिर नया इशू करेंगे, फिर दूसरी प्रक्रिया को अपनाएंगे, लेकिन वो पैसा उस समय आपको लौटाना ही पड़ेगा। तो ये है आपका न्यूनतम अभिदान, ठीक है। तो न्यूनतम अभिदान का अगर आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा तो आप जो है कहां तक बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, आप जो है कम से कम ये, अगर छोटे में है तो इतना बताएंगे, अगर आपको थोड़ा डिटेल में आ गया, मान लीजिए शॉर्ट में आ गया, तो आप ये पूरा का पूरा चर्चा करेंगे जो हमने आपको बताया, ठीक है। ये लाइन भी आप लिख देंगे कि सेबी मार्गदर्शन 2000 के हिसाब से न्यूनतम अभिदान की राशि 90% होती है, निर्गमन का 90% होता है, और जो 60 दिन के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। ये लाइन भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गया। तो ये हो गया न्यूनतम अभिदान। अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि अवशिष्ट याचना क्या है। अवशिष्ट याचना को हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो देखिए कंपनी जो होता है ना, वो अपने अंशों का राशि जो है इंस्टॉलमेंट में मांगता है, एप्लीकेशन पे कुछ पैसा, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे, अलग अलग प्रकार से याचनाएं होता है और कंपनी अपने अंशों का पैसा मांगता है, ठीक है। अब कंपनी अपने अंशधारियों से अंशों का पैसा मांग रहा है, और अंशधारी अब जिस समय, जरूरी नहीं कि जिस समय इंस्टॉलमेंट मांगा जा रहा है उसी समय अंशधारी के पास पैसा हो सकता है कि उसके पास हो सकता है ना हो। तो मान लीजिए ऐसा है कि कंपनी ने अंशधारियों से फर्स्ट कॉल का मांग किया और कोई अंशधारी उस पैसे को नहीं चुका पाया। मान लीजिए कंपनी ने अलॉटमेंट का मांग किया, कोई अंशधारी अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुका पाया। तो जब किसी अंशधारी द्वारा कंपनी की मांगी गई याचनाओं का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसी पैसे को क्या कहते हैं, अवशिष्ट याचना, कॉल्स इन एरियर या बकाया याचना भी कहते हैं, ठीक है। यही बात यहां पर आपको मिलेगा। क्या मिला है, देखिए अर्थ क्या है। अंशधारियों से यथा समय याचनाओं पर राशि की मांग की जाती है, किन्हीं कारणों से कुछ अंशधारी याचना की राशि मांगने पर इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो यह भुगतान ना की गई राशि अवशिष्ट याचना या मांग पर बकाया कही जाती है। समझ में आ गया। याचना पर अप्राप्य राशि का फॉर्मूला क्या होता है, जितना अंश उन्हें आवंटित किया गया उसका गुणा याचना पर देय राशि के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अंशधारी के पास 200 अंश है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा जो है 5 रुपया, तो 200 गुणे 5 कर देंगे तो कितना, 1000, ठीक है। तो 1000 आपका अवशिष्ट याचना हो जाएगा, यही बात हो गया। अब मांग पर जो है बकाया राशि पर ब्याज भी दिया जाता है, तो कैसे दिया जाता है, तो देखिए कंपनी मांग पर बकाया जो राशि होता है उस पर ब्याज लेने का प्रस्ताव अपने अंतर नियम में कर सकती है। अच्छा, कंपनी को ये क्या होगा, पैसा प्राप्त होगा ब्याज का, क्योंकि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी उस पर ब्याज लेगा, ठीक है। तो ब्याज लेने का अधिकार होगा, लेकिन कितना होना चाहिए, तो कंपनी अधिनियम 2013 के एक टेबल ऐप है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 में एक टेबल ऐप है और उस टेबल ऐप के अनुसार ब्याज की दर कम से कम कितना होना चाहिए, 10%, ठीक है। नहीं, ठीक बात समझे, 10% वार्षिक या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित इससे कम दर पर होगी, मतलब ये अधिकतम दर है, कम से कम नहीं। बात समझिएगा कि ये ब्याज की अधिकतम दर है। कंपनी अंशों पर जो बकाया मांग है ना, बकाया मांग पर, बकाया याचना पर जो ब्याज होगा वो कितना लगा सकता है, 10% अधिकतम, बाकी संचालक मंडल उससे कम भी कर सकता है। तो ये बात यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वार्षिक या संचालक मंडल द्वारा निर्धारित इससे कम दर पर होगी, यानी 10% क्या है, ये 10% जो है अधिकतम दर है, ठीक है। 10% क्या अधिकतम दर है, तो ये इस पे ब्याज की दर है। एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है बकाया मांग पर ब्याज की दर कितनी होती है, अक्सर ऑप्शन में अधिकतम न्यूनतम नहीं बोलता है तो आप 10% लिख देंगे, अगर बोलता है अधिकतम दर कितनी होगी तब 10% होगा। बाकी संचालक मंडल डिसाइड करते हैं, देखिए अंतिम फैसला संचालक मंडल का ही है, लेकिन एक गाइडलाइन भी है उनके साथ कि आप किस लेवल तक लें, वरना वैसे तो ब्याज तो वो चाहे जितना मन उतना लगा दें, इसलिए क्या है, इसलिए अधिकतम दर बताया गया कि भाई 10% होगा, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, उससे कम आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। आगे क्या बोलता है, यह ब्याज याचना की देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक लिया जाता है। संचालक मंडल को यह स्वतंत्रता होती है कि ब्याज को आंशिक रूप से छोड़ सकते हैं। संचालक मंडल ही अंतिम सर्वे सर्वा है, वो चाहे तो ब्याज को छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो ब्याज लें, उनके मन के ऊपर है वो किस तरह से अपना जो है लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, अग्रिम याचना। जैसे कॉल्स इन एरियर होता है उसी तरह कॉल्स इन एडवांस होता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर पैसा नहीं दे पाते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आने वाले समय का पैसा दे देते हैं। यानी कंपनी ने अलॉटमेंट का मांग किया और एक अंशधारी वो अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया।
पूरा पैसा दे दिया। ऐसे भी लोग हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास इतना पैसा होता है कि वो एडवांस में जमा कर देता है। ठीक है, तो जो पैसा एडवांस में जमा हो गया वही हमारा कॉल्स इन एडवांस है। यानी कंपनी जिस मांग की याचना करती है उसके भविष्य वाली मांग की भी पैसा आपको मिल जाता है, तो वही भावी मांग का जो भुगतान हो जाता है वही कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। यही बात यहां पर लिखा है। क्या बोला है, अर्थ समझिए। कंपनी के द्वारा अंशों पर याचना की राशि दिए होने के बाद अंशधारी इसका भुगतान करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अंशधारी कंपनी के द्वारा बिना मांगे ही यदि अंतर नियम में अनुमति देते हैं तो याचना की राशि को अग्रिम भेज देते हैं, बिना मांगे ही पैसा एक्स्ट्रा जमा कर देते हैं, जिसे अग्रिम याचना पर भुगतान कहते हैं। ठीक है, अग्रिम याचना की राशि को आवेदन पत्र के साथ या आवंटन के साथ या याचनाओं के साथ भुगतान किया जाता है। जहां पर भी वो एडवांस दे दे उसका मन है, वो एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा दे सकता है, वो अलॉटमेंट पे पूरा पैसा देता है, वो कोई भी याचना पे पूरा पैसा दे सकता है। ठीक है, किया जाता है। अंशों के आंशिक या अनुपातिक आवंटन की स्थिति में जब कंपनी आवेदन पर आधिक्य को रोक लेता है तब भी ऐसे ही स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये क्या है, ये आप न्यूमेरिकल समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा अगर कंपनी का जो है रोक लेता है तो उसका भी ट्रीटमेंट कॉल्स इन एडवांस की तरह ही होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बात है, इस लाइन को आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उससे पहले तक आप जो है लिख देंगे, काम खत्म है। फिर बताता है अग्रिम याचना पर भी जो ब्याज होता है वो कैसा लगेगा। तो देखिए इसके लिए भी नियम है। कंपनी के अंतर नियम में अग्रिम याचना की राशि पर ब्याज देने की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब अब यहां पर ब्याज कंपनी देगा, वहां पर कंपनी ब्याज ले रहा था क्योंकि अंशधारी बकाया लगा था। यहां पर क्या है, अंशधारी आपको एडवांस जमा कर दिया तो कंपनी को यहां पे ब्याज देना है। ठीक है, तो देगा, तो कैसे देगा, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ब्याज की दर जो है 12% से अधिक नहीं हो सकती है। यहां भी बताया गया ब्याज की दर कितना, अधिकतम दर यहां भी बताया 12%। तो अधिकतम 12% का यहां पर कंपनी जो है उसको ब्याज दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नहीं हो सकती है। और यह ब्याज भी कब होगा, यह ब्याज अग्रिम याचना की राशि प्राप्त होने की तिथि से इससे संबंधित याचना के देय होने की तिथि तक दिया जाता है। यानी यह भी ब्याज ऐसा ही है, कब तक दिया जाएगा, जब तक आपके पास एडवांस पैसा तब तक। ठीक है, उस समय तक यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। बात क्लियर है ना, यहां तक सभी क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। ये नहीं कि हम पढ़ाते चले मेरा काम हो रहा है लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे। बोर्ड में मार्क्स तभी आएगा जब दोनों लोग मिलकर के मेहनत करेंगे। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको भी मेहनत से पढ़ना है। जो बातें यहाँ पे दे रहे हैं वो आपको याद होनी चाहिए, पक्का याद होनी चाहिए। यहाँ के डेफिनेशन नहीं समझ में, आपकी किताब में कोई उससे आसान डेफिनेशन आप उसको भी याद कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपको याद होनी चाहिए। ये मतलब की बात है ना बात। आपके किताब में या आपके टीचर्स ने उससे अच्छा कुछ लिखवाया है, आपके पास उससे अच्छा कोई नोट्स है, अच्छी कोई बातें हैं, आपको बस इसकी मतलब अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और सारी बातें आपको पता होना चाहिए उससे संबंधित। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आए इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको छोड़ना नहीं है, 100% उसका सही आंसर देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। हरण क्या होता है ये आपको समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ये भी है। अब देखिए क्या होता है कि जो कॉल्स इन एरियर होता है ना, जैसे कंपनी ने पैसा मांगा, अंशधारी ने पैसा नहीं चुकाया, तो कॉल्स इन एरियर के बाद ही ये स्टेप उठता है कि वापस से कंपनी जो है उनको नोटिस देता है कि भाई पैसा आपने नहीं दिया, दोबारा से दे दो। नहीं देता है, फिर एक नोटिस दिया जाता है कि दे दो, फिर नहीं देता है, तो फिर कंपनी क्या करता है, उनके अंशों को हरण कर लेता है। हरण करने का मतलब अब वो अंश पे जितना पैसा वो दे चुके हैं, कंपनी वो भी पैसा उनको नहीं लौटाता है और उनके अंश को रिजेक्ट कर देता है, उनको अंशधारी की सूची से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यानी उनके पैसे को जब्त कर लेना है, यही प्रक्रिया अंशों का हरण कहलाता है। ठीक है, अब इसको कैसे बताया जाएगा देख लीजिए। अंशों का हरण क्या होता है, अंशों का हरण या जब्ती का अर्थ आवंटन को रद्द करना और निर्धारित अवधि पर आवंटन की राशि और याचित राशियों को ना देने के कारण सदस्यों के रजिस्टर से अंशधारियों का नाम हटाकर काट देना है। ठीक है, क्या बोला हमने कि अंशधारियों की सूची से उनको निकाल देना, उनका जो सदस्यों का रजिस्टर है उनमें से उनका नाम काट देना, वो जैसा जितना पैसा जमा भी कर चुके हैं अंशों का वो पैसा भी जब्त कर लेना। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अंशों का हरण कहलाता है। ठीक बात, आगे क्या कहलाता है, अंशधारियों के द्वारा दी गई राशि वापस नहीं की जाती है। ठीक है, और भुगतान की जा चुकी राशि कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है। अंशधारियों के द्वारा अंशों पर बकाया का भुगतान समय पर नहीं करने पर कंपनी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अंशों का जब्त करती है। जो कंपनी के अंशधारी बकाया याचना किए हैं उसी याचनाओं का अगर वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो ही ये प्रक्रिया उत्पन्न होता है। और देखिए होता क्या, सिस्टम समझिएगा, जैसे सबसे पहले कॉल्स इन एरियर होता है तब जाके स्टेप उठता है, अगर कॉल्स इन एरियर नहीं है तो कभी भी जब्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अंशों का हरण, अंशों का जब्तीकरण कब होगा, जब कॉल्स इन एरियर होगा तब। कॉल्स इन एरियर हुआ तो कंपनी अपने अंशधारियों को सूचित करेगा कि आपने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करता है, सबसे पहले एक नोटिस जारी करता है। ठीक है, फर्स्ट नोटिस जारी करता है और उसमें बताता है कि आप लोगों ने पैसा भुगतान नहीं किया है, आप जो है एक निश्चित तिथि के बाद पैसा भुगतान कर दें।
उसमें वो तिथि भी उल्लेख रहता है कि इतने दिन का आपको मोहलत देते हैं, उतने दिन में पैसा भुगतान करते हैं। और वो फर्स्ट नोटिस में जो मोहलत होता है वो कौन देता है? फिर से सर्वे सर्वा कौन है? संचालक मंडल। संचालक मंडल एक निश्चित तिथि निर्धारित करते हैं, एक निश्चित अवधि निर्धारित करते हैं कि इतने अवधि के अंदर आपको भुगतान कर देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी गाइडलाइन है कि वो अवधि कम से कम 14 दिन का होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नोटिस जब निकलता है तो उसमें जो है अंशधारियों को जो नोटिस दिया जाता है उसमें कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है। हाँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है, संचालक मंडल डिसाइड कर सकते हो, 14 दिन भी दे सकते हैं, 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे मन उनके मन के ऊपर है। पहला नोटिस जारी किया। अब पहला नोटिस के बाद भी अंशधारी जिन्होंने कॉल्सिन एरियर किया था उनके कान में जू नहीं रहेगा, उन्होंने नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। फिर क्या करता है कंपनी जो है सेकंड नोटिस जारी करता है। फिर कंपनी जो है सेकंड नोटिस जारी करता है और इसमें भी फिर से उनसे पैसा मांगा जाता है कि आपने फर्स्ट नोटिस का कोई सही उत्तर नहीं दिया, आपने जो है बकाया पैसा भुगतान नहीं किया, आप जो है दोबारा से आपको ये मोहलत दिया जाता है, पैसा भुगतान कर दे। लेकिन पहली बार के मुकाबले इसमें थोड़े से हार्श लैंग्वेज यूज होते हैं, थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा सा बताया जाता है कि आप ऐसा कर दो, पैसा का भुगतान कर दो। ठीक है, थोड़ा सा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, थोड़ा सा औपचारिकता बदल जाता है ना बात। अब इसमें कितना समय दिया जाएगा, तो ये इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, चाहे तो 1 दिन का समय दे, चाहे तो 2 दिन का समय दे, चाहे तो संचालक मंडल जितने मन उतने दिन का समय दे। तो यहां पर मिनिमम का कोई दिन का कोई डिसाइडेड नहीं है, संचालक मंडल डिसाइड करते हैं कि वो कितना दिन का नोटिस डालते हैं। मान लीजिए 1 हफ्ते का इन्होंने दे दिया, ठीक है, 1 हफ्ते बाद फिर से सेकंड नोटिस का भी जवाब नहीं आया, फिर से पैसा नहीं आया। अब क्या होगा, अब संचालक मंडल जो है थर्ड नोटिस, इसमें बताया जाता है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे ना, क्योंकि हार्श लैंग्वेज होता है, इसमें बताया जाता है अगर आप पैसा नहीं देंगे आपके अंशों को जब्त कर लिया है सेकंड नोटिस में। और जब इसके बाद भी नहीं किया तो थर्ड नोटिस फिर से जारी होता है, और इस बार जानते हैं क्या होता है, इस बार उनके अंश उनसे हरण कर लिए गए। थर्ड नोटिस जारी करके बताया जाता है कि आपका अंश क्या हुआ, आपके अंशों का हरण हो गया। ठीक है, यहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि आप पैसों का भुगतान करो, नहीं, बल्कि बता दिया जाएगा कि अंशों का हरण हो गया। ठीक है, थर्ड नोटिस अंशों के हरण का होता है। तो ये पूरी औपचारिकता होता है, इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद कंपनी अंशों का हरण कर लेता है। तो ये पूरा प्रक्रिया अंशों का हरण हो गया। ठीक बात, सारा लेखांकन वैखांकन सब होता है, ये सब चीजें आप लोग न्यूमेरिकल में सीखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरह एक होता है अंशों का समर्पण। अब अंशों का समर्पण क्या होता है, इसके लेखांकन सेम टू सेम अंशों के हरण जैसा ही है, लेकिन समर्पण और हरण में अंतर है। हरण में क्या होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंशों को जब्त कर रहे हैं नोटिस देने के बाद, लेकिन समर्पण पे क्या होता है, एक अंशधारी को खुद समझ में आ गया यार हम लेके फंस गए अंश, इसका जो बकाया पैसा हम भुगतान नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अब पैसा नहीं कि हम उस अंशों का भुगतान कर पाए। तो अंशधारी खुद कंपनी के पास जाकर के अपने अंशों को दे देता है कि अब हम इस अंश का भुगतान नहीं कर पाएंगे, आप मेरा अंश रख लो। ठीक है, तो यही होता है अंशों का समर्पण, सारी प्रक्रिया सेम टू सेम। ठीक है, तो यही बात यहां पर है, क्या लिखा है, जब कंपनी का कोई सदस्य यानी अंशधारी यह महसूस करता है कि वह अपने अंशों पर याचना पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो वह स्वेच्छा से कंपनियों को अपने अंशों को समर्पित कर सकता है। रद्द करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से अंशों की वापसी अंशों का समर्पण है। अपने अंशधारी का जो अपना अंश जो है रद्द करवा दे, अपना नाम अंशधारियों की सूची से हटवा दे, इसके लिए अंशों का कंपनियों के पास दे देना ही क्या कहलाता है, अंशों का समर्पण कहलाता है। ठीक है, पार्षद अंतर नियम में उल्लेख रहने पर कंपनी के संचालक अंशों का समर्पण स्वीकार कर सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया पार्षद अंतर नियम में उल्लेख है तो कंपनी के अंशधारी उस समर्पण को स्वीकार करते हैं और अंशों को रद्द कर देते हैं और उस अंश को जब्त कर लेते हैं। ठीक है, समर्पण में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जबरदस्ती नहीं, कंपनी अपने मन से नहीं कर रहा है, अंशधारी खुद कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो ये हो गया आज की पूरी के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अंश में जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो सारी बातें आपको बता दिया गया। हाँ, कुछ चीजें और भी है, आप एक्स्ट्रा में उसको पढ़ लीजिएगा, वो सब न्यूमेरिकल से संबंधित चीजें, जैसे प्रीमियम, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या होता है, प्रीमियम की राशि का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, ये बात पढ़ लीजिएगा। और आई थिंक थ्योरी में और कुछ बातें तो नहीं रह गया, मेनली यही है, एक छोटा सा थ्योरी और आप इसको एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बाकी न्यूमेरिकल को थोड़ा मोड़ा देखते चलिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से संबंधित बाकी पॉइंट्स है, तो वो जब न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स आप सीखेंगे, तो पूरा आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोगों ने जान लिया ये, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपनी के खाते अंश इसकी समाप्ति, इससे संबंधित हम लोग का जो है ना पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोग का समाप्त हो गया। और होमवर्क में ये पूरा का पूरा सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज को हमेशा रिवीजन करके, ठीक है, रिवीजन करके याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, बार बार बोल रहे हैं, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। आपके इसके जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो सारे याद होने चाहिए। आप इसको बोर्ड के किसी भी मॉडल पेपर से, किसी भी सैंपल पेपर से मिला लीजिए, इसमें से क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम फंसेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे कि भाई सेम टू सेम है, फंसना ही फंसना है।
ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई आज के लिए इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब कंपनी क्योंकि खत्म हो गया अंश वाला, अब हम लोग ऋण पत्र वाला अगले सीरीज में, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली बार ऋण पत्र को देखा जाए। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।